आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं और प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां तिब्बत के पर्वतों से निकलकर, तिब्बत के पठार से निकलकर पर्वतों के समानांतर बहती हुई ऊपरी भाग में पहुंचती हैं, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के लिए यू टर्न लेती है। इसका कारण क्या है? मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो भारत में प्रवेश करने के लिए यू टर्न लेती है, यदि आप भौगोलिक मैप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का, तो आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। तो पूछ रहा है कि इस यू टर्न का कारण क्या है। यदि हम बात करें यू टर्न के कारण की, तो आपके विकल्प यदि हैं, कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्थान के कारण, दूसरा हिमालय पर्वत के भूगर्भिक झुकाव के कारण, तीसरा उस क्षेत्र विशेष में प्लेट विवर्तन की गतिविधियों के कारण, और चौथा भूस्खलन के कारण। यदि इसमें देखें हम सबसे महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आज से तो बह नहीं रही है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 19वीं सदी से बहना प्रारंभ किया ब्रह्मपुत्र नदी ने। तो यदि इसके कारणों पे हम जाते हैं तो इसका जो सही कारण दिखता है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के विस्तार से संबंधित है। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में विस्तारित है, वहां पे देखने को मिलता है कि जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है उसमें इस तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं उन चोटियों में, जिसके कारण यहाँ पे यू टर्न आपको लेती हुई ब्रह्मपुत्र नदी दिखती है। तो इसमें जो मूलभूत कारण है दिखता है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित दिखता है। तो इसके जो उत्तर है, सही उत्तर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। अब बात आती है इसका जवाब क्या होना चाहिए कि यू टर्न कहाँ से लेती है। यदि हम बात करें कि यू टर्न कहाँ से लेती है, तो आपने एक नाम सुना होगा, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, नामचा बरुआ के किनारे यू टर्न लेती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, लगभग हाल ही में का मतलब हो गया कि कोरोना काल से पहले, तो वहां पे पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो यू टर्न लेती है वो किस पर्वत के पास से लेती है। तो नामचा बरुआ के पास से वो यू टर्न लेती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि इस प्रश्न की चर्चा यहाँ पे क्यों किया गया है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल था, ब्रह्मपुत्रा रोपवे सस्पेंडेड ड्यू टू स्नेक। ब्रह्मपुत्रा पे एक रोपवे बनाया जा रहा था गुवाहाटी में, जो अब सस्पेंड कर दिया गया है 48 घंटों के लिए। इसको 24 तारीख को लॉन्च करना था, लेकिन अभी ये 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो इसी से संबंधित मैंने इस प्रश्न को लिया था, इसी से संबंधित इस प्रश्न की चर्चा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें ध्यान से इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। प्रश्न एक बार मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न कह रहा है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य रहे हैं। मतलब पहले पे महाराष्ट्र, पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु। दूसरा कथन है, स्थल रुद्ध राज्यों के संबंध में तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। आप जानते हैं भारत के यदि बात करें कि कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं, तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि भारत के कितने राज्य तटीय हैं। तो भारत के 8 राज्य हैं तटीय, और इन 8 राज्यों में से 6 राज्य हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो आया है उसमें टॉप 10 में 6 तटीय राज्य शामिल हैं। और यदि हम बात करें भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत में कुल 8 तटीय राज्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहली बात कि क्या भाई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात टॉप पर है? जी हां, गुजरात टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहला कथन आपका सत्य होता है। दूसरा है, स्थल रुद्ध राज्यों के संबंध में तेलंगाना शीर्ष पर है, ये गलत है, क्योंकि स्थल रुद्ध राज्यों के संबंध में राजस्थान शीर्ष पर है। राजस्थान के बाद आता है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आता है हरियाणा।
ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्रम याद रखना है सिर्फ राजस्थान कि स्थल रुद्ध जो राज्य हैं हमारे उसमें जो टॉप पर है वो राजस्थान रहा है। तो ये देख लिया, मतलब दूसरा इसका गलत हो गया, सिर्फ एक, केवल एक इसका सही उत्तर है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आपको जाननी है, यहाँ पे क्या जानना जरूरी है। सबसे पहली बात ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 तो हमने देख लिया, लेकिन इसको जारी कौन करता है, तो आपको बता दें इसको जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की बात करें तो क्या पूछा जाता है कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया, योजना आयोग का स्थान लिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाइस चेयरपर्सन की हम बात करें तो राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन हैं, और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पदेन होते हैं प्रधानमंत्री। तो जब भी जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसके संबंधित न्यूज को देख लेते हैं। अब देखिए ये न्यूज में था गुजरात टॉप्स एक्सपोर्ट इंडेक्स नीति आयोग, मतलब नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में गुजरात टॉप पर है। और यहीं पे बताया गया है कि इन द लैंड लॉक्ड स्टेट राजस्थान परफॉर्म्ड द बेस्ट फॉलोड बाय तेलंगाना एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत की डेटा सुरक्षा काउंसिल के संबंध में असत्य कथनों पर विचार करें। पहला है, यह साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स समिति के मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। दूसरा, भारत की डेटा सुरक्षा परिषद के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय ने टेक सागर लॉन्च किया है। अब आपको टेक सागर के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि भारत की जो डेटा सुरक्षा काउंसिल है उसके संबंध में यदि हम देखें तो यह साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समिति के मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय ही। ये गलत है, क्योंकि आपने एक संस्था का नाम सुना होगा नैसकॉम। नैसकॉम का आपने नाम सुना होगा, तो नैसकॉम जो है, नैसकॉम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नैसकॉम का कार्य होता है कि सुरक्षा और विश्वसनीयता दोनों को बनाए रखना डेटा सुरक्षा के संबंध में। तो ये नैसकॉम का काम है और ये इलेक्ट्रॉनिक समिति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है, भारत की डेटा सुरक्षा परिषद के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय ने टेक सागर लॉन्च किया है, ये भी सत्य है। टेक सागर की बात करें तो टेक सागर में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, उद्योगपतियों की लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जो रिसर्च फेलो हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जो नए स्टार्टअप होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसी से संबंधित टेक सागर ऐप था, टेक सागर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कथन आपका सत्य होता है, केवल 2 सत्य है, क्योंकि पहला गलत हो जाता है, क्योंकि भारत में डेटा की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नैसकॉम को जिम्मेदारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो काला सागर के साथ सीमा साझा करता है। और यदि आप हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं। काला सागर की यदि हम बात करें और इस तरह से इस रीजन से हम देखें तो सबसे पहले आएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की के बाद फिर इसके पूर्व में आएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया के बाद आपको देखने को मिलेगा रूस। रूस के बाद आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। और यूक्रेन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 देश आपको देखने को मिलते हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले उधर से पड़ेगा ऊपर से रोमानिया और लास्ट में पड़ेगा बुल्गारिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको काला सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, इन सब के बारे में कौन कौन से देश हैं जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, इनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं।
तुर्की की बात करें, तुर्की की राजधानी है अंकारा, मुद्रा है टर्किश लीरा। जॉर्जिया की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है तिबिलिसी, ठीक है। और जॉर्जिया की यदि हम मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है लारी, ठीक है। मुद्रा भी आपको पता होना चाहिए। रूस की यदि हम बात करें तो मॉस्को, मुद्रा की यदि हम बात करें तो रूबल। यूक्रेन की यदि हम बात करें तो कीव, राजधानी क्या है, कीव यहाँ की राजधानी है, और कीव राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है हरवीना, ठीक है, हरवीना, HRYVNIA, ठीक है। और रोमानिया की यदि बात करें तो रोमानिया की राजधानी आप नोट कर सकते हैं बुचारेस्ट, और लीयू यहाँ की मुद्रा है LEU। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, और यहाँ की भी मुद्रा रोमानिया की सेम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो आपको राजधानियों को भी तैयार रखना है, साथ साथ मुद्राओं को भी तैयार रखना है। हो सकता है आगे इस तरह का प्रश्न पूछ जाए कि काला सागर से लगे हुए देशों की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निश्चित रूप से मुद्राओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और उस देश की राजधानी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो इसमें यदि हम देखें तो कौन कौन सा हमारा मिल रहा है, रूस मिल रहा है और तुर्की। रूस और तुर्की मतलब 1 और 2, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब इस प्रश्न की बात क्यों की गई है, आइए देख लेते हैं। एक आर्टिकल था, वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ओवर राइट्स एट सी। एर्दोगान आप जानते हैं तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है, क्योंकि तुर्की और ग्रीस को लेकर, तुर्की और ग्रीस में आपस में लगातार विवाद चल रहा था, समुद्री सीमा को लेकर, जल क्षेत्र को लेकर विवाद था। उसी से संबंधित एक बयान दिया था एर्दोगान ने, उसी के बाद से ये पूरा न्यूज बना था और वहीं से इस प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। नहीं देखने को मिला है तो आज देख लीजिए। कह रहा है पुलिकली फोक आर्ट किस राज्य से संबंधित है। पुलिकल फोक आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों में देखने को मिला था, इस आर्ट से संबंधित पिक्चर को विभिन्न समाचार पत्रों ने वरीयता दिया था। तो आपने उसमें देखा होगा कि ये कहाँ पे संबंधित है, पुलिकली। तो पुलिकली के बारे में कहा जाता है कि यह केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। और केरल में एक पर्व होता है, एक त्योहार होता है जिसको आप बोलते हैं ओणम। केरल में जो ओणम त्योहार होता है, ओणम पर्व होता है, कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिशूर। त्रिशूर में मनाया जाता है। त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, केरल की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं त्रिशूर में। और त्रिशूर में पुलिकली फोक आर्ट से संबंधित जो आपको कलाकृतियां हैं, जो आर्ट है, वो आपको देखने को मिलता है, ओणम त्योहार के अवसर पर देखने को मिलता है, और यह विशेषकर त्रिशूर में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि ओणम त्योहार किस राज्य का त्योहार है। तो किसका त्योहार हो गया, केरल का हो गया। या आपसे पूछ लिया जाए कि केरल की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। अब बात आती है जो ओणम पर्व है ये क्यों मनाया जाता है। ओणम पर्व जो है ये कृषि से संबंधित पर्व है। कृषि से संबंधित पर्व होने के नाते कृषि के मौसम में मनाया जाता है। जब हमारा कृषि का नया सत्र प्रारंभ होता है तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। राज्य का एक कृषि पर्व है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये था, देखिए ये आपने पिक्चर विभिन्न समाचार पत्रों में देखा होगा कि टाइगर टू डांस इन साइबर स्पेस देन ओणम। ओणम त्योहार के अवसर पर इसी तरह से जो व्यक्ति होते हैं अपनी शरीर पर पेंटिंग किए होते हैं, जानवरों की, विशेषकर बाघ की पेंटिंग, शेर की पेंटिंग और कभी कभी तेंदुओं की भी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि कहाँ पे मनाया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये त्यौहार केरल राज्य का त्यौहार है, ओणम पर्व के अवसर पर मनाया जाता है, त्रिशूर नामक स्थान पर मनाया जाता है, जिसको केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। चलिए, तो कला एवं संस्कृति से इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने साल भर के कला और संस्कृति के घटनाक्रम का विधिवत अध्ययन किया है तो कला और संस्कृति के लिए आपको कहीं भी भटकने की, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है प्रश्न। यहाँ पे लिखा है रंगोत्सव, जबकि था वो रसोत्सव।
रसोत्सव है, यहाँ पे रंगोत्सव लिखा है, इसको टाइप मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये है हाल ही में चर्चा में रहा रसोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। रसोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया यदि हम देखें तो इसमें बोला गया है क्या कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसमें यदि आप देखो कि ये है रागोत्सव, राग उत्सव, ठीक है। तो रागोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, ये सेकंड है अब तक का। तो ये जो किया गया है ये किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि इस वर्ष हमारे बहुत सारे कलाकार थे, संगीत घरानों के बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई है। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रागोत्सव का आयोजन किया गया, और जिसमें विशेषकर अभी आप जानते होंगे पंडित जसराज की मृत्यु हुई है। पंडित जसराज, सबको पता होगा इनके बारे में, पंडित जसराज के बारे में। तो जो पंडित जसराज की मृत्यु हुई है, और पंडित जसराज को माना जाता है कि ये किस घराने से संबंधित थे, मेवाती घराने से संबंधित थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित जसराज जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वो किस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित जसराज जो थे ये आपके संबंधित थे मेवाती घराने से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित थे, और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए, इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रागोत्सव सेकंड का आयोजन कराया गया था, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें इसमें जानने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, जो प्रश्न थे वो हमने देख लिया है, ठीक है। फिर मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में। यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य किया करें, और इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसमें प्रयास किया जा रहा है, जैसे बात की जो 2 प्रश्न थे, जैसे इस प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो ये PIB से लिया गया था। इसके पहले आपका ये प्रश्न है, ये आपका ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया था, ठीक है, पुल्लिकली फोक आर्ट के बारे में। तो विभिन्न सोर्सों से आपके प्रश्न लिए जा रहे हैं, और प्रयास कर रहा हूं कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे, अपनी चर्चा को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।